नहीं देखिए, एफ आई आईज भी नो एट द एंड अपॉर्चुनिस्ट है। जैसे 26,000 का इंडेक्स का टच हुआ, वो निकल गए। तो देखो ये तो रहेगा, या वो भी क्या है कि हॉट मनी है, वो आएगा जाएगा, वैसा ही रहता है, मैंने हमेशा देखा है। और जैसे हम लोग ऑल टाइम हाई के पास पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ बिकवाली होगी। देखो क्या था, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि दो मेन फैक्टर है। एक है हम्म। क्वार्टरली रिजल्ट और एक है इंडिया यूएस की डील। इंडिया जी। यूएस की डील की वजह से जो पॉजिटिव न्यूज आई, उसके वजह से हमने 26,000 हमने कल टच भी किया। अब उसके उसके बाद ना आपने देखा कि थोड़ी सेलिंग आई है, क्योंकि काफी सारी पॉजिटिव चीजें ऑलरेडी डिस्काउंट हो गई। अब बात आ जाती है क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन मार्केट बहुत ध्यान से देख रहा है कि जो जिसके वजह से जो टैरिफ की वजह से कौन से सेक्टर जहां भी इम्पैक्ट हुए, उनके रिजल्ट कैसे आएंगे, उस पर बिहेव करेगा। तो आई थिंक काफी हद तक ये सब पॉजिटिव चीजें 26,000 पे ऑलरेडी प्राइस इन है। बाद में 26,000 के ऊपर वो सेंटिमेंटल पुश होता है, वो फंडामेंटल पुश नहीं। फंडामेंटल पुश आई थिंक तभी आएगा जब क्वार्टरली रिजल्ट में आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो आई थिंक काफी हद तक प्राइस इन हो चुका है। और अब रही बात ट्रम्प और चाइना की बात, अब देखो हम लोग बोलते हैं ये सेंटिमेंटल पुश है एक तरह से, लेकिन चाइना भी बहुत टफ नेगोशिएटर है, हमें पता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आई थिंक हमारा जो थोड़ा भी अगर आज हम लोग फ्लैट खोलेंगे, वो क्योंकि बिकॉज वी टच 26,000 ऑलरेडी, फंडामेंटल वी है ऑलरेडी प्राइस्ड इन एवरीथिंग। ओके। तो ट्रेड डील और नतीजों के ऊपर हमारे बाज़ारों की जो चाल है वो काफ़ी हद तक निर्भर करेगी। सर, लेकिन सर वायदा बाजार के जो आंकड़े हैं एफ के, भले ही कल उन्होंने कैश सेगमेंट में बिकवाली करी, जैसे आपने कहा अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं वो, लेकिन वायदा बाजार के आंकड़े क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कल 23,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी, लॉन्ग शॉर्ट रेशो देखिए 4,652 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, ये जो पहले जो स्टांस था पूरा नेगेटिव था, अभी काफी हद तक धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन स्टिल दे आर नॉट टोटली कन्विंस, ये दिख रहा है कि कन्विंस नहीं है। और कन्विंस तभी होंगे जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आई थिंक। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिजल्ट ठीक ठाक हो, जो हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स का बहुत खराब हालत होगी और उनके रिजल्ट अच्छे नहीं, अगर वहां थोड़ा भी सुधार आया, आई थिंक फिर एफ आई इज गोइंग टू कम बैक। तो वही है, पहले जितने नेगेटिव नहीं है, थोड़े पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कह सकते हैं फुल ब्लोन वे में एफआई अभी भी नहीं आए हैं। तो नतीजों की अहम भूमिका, जैसे आप हमेशा हाईलाइट करते ही हैं कि नतीजे अगर अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, तो उससे एफ का जो रुख है, जो कि धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है या फिर न्यूट्रल हो चुका है, वो पॉजिटिव साइड पर आपको होता हुआ दिखेगा। तो एफ के मन में भी जो होप्स बनी हैं, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो सकती है बहुत जल्द, कुछ शायद सहमति बन जाए। कल आपको हम बता भी रहे थे कि 15 से 16% के टैरिफ्स पर शायद बातचीत बन जाए दोनों देशों के बीच में। वो एक फैक्टर है जो कि हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव के रूप में काम कर रही है, जिस वजह से वायदा बाजार में हम देख रहे हैं कि एफ की ओर से खरीदारी बेहद शानदार, बेहद मजबूत देखने को मिल रही है। चलिए कुछ घरेलू संकेतों की भी बात करें। ये आपने सारे एफ के और ग्लोबल मार्केट्स के संकेत देख लिए। कल रुपये से शुरुआत करें तो डॉलर के मुकाबले 9 पैसे हमारा रुपया मजबूत होता हुआ दिखा है। सोमवार को जहां 87-93 का लेवल था, कल 87-84 का जो लेवल है वहां पर हमने देखा कि रुपये में जो सेटलमेंट है वो बनता हुआ दिखा। तो यहां से कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ, आरबीआई के कल कुछ आंकड़े जारी किए हैं। आरबीआई ने हमारे देश में जो टोटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं H1 2025 यानी कि 2025 की पहली छमाही के जो आंकड़े जारी हुए हैं आरबीआई के, उसके हिसाब से कुल ट्रांजैक्शंस में डिजिटल पेमेंट्स का जो हिस्सा है वो 99.8% है। ये नंबर यहाँ पे मिसिंग है 99.8% का। तो 99.8% अगर आप यहाँ पे ऐड कर लें, आरबीआई के जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स हमारे देश में काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो आरबीआई के जो आंकड़े आए हैं सर, ये क्या मोबीक्विक, पेटीएम जैसी जो डिजिटल पेमेंट वाली कंपनीज हैं उनके लिए पॉजिटिव नज़र आ रहा है आपको? जी ऑफ कोर्स पॉजिटिव। मैंने एक आंकड़ा और भी देखा था कल की, जो यूपीआई का पेमेंट है कुछ 14-15 लाख करोड़ का है, और क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड का कुछ 2 से 3 लाख करोड़ का है। तो यानी आप देखो डिफरेंस कितना है बिटवीन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई ऑल्सो। तो यूपीआई ऑफ कोर्स इज अ बिग विनर। यूपीआई हमें भी पता है, हर रोज हम लोग यूपीआई पूरे दिन यूज करते हैं। अनलेस हम्म। अनलेस कोई बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करनी हो तो लोग क्रेडिट कार्ड या यूपीआई, अदरवाइज तो क्या कहते हैं, आप जाते तो दुकान वाले भी कहते भाई यूपीआई कर ले, क्रेडिट कार्ड कहाँ दे रहे हो। तो वही चीज है कि यूपीआई ऑफ कोर्स आगे बढ़ेंगे तो मोबीविक हो, पेटीएम हो, आगे जाके आई थिंक फोन पे भी आईपीओ ला रहे हैं, उनके लिए तो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन वही है कि क्या देखो, यूपीआई से उनकी बड़ी इनकम नहीं होती, काफी हद तक वो जो लोन देते हैं और पर्सनल लोन देते हैं उन सब में से इनकम ज्यादा आती है।
तो ट्रांजेक्शन से उनको डेटा कलेक्ट हो जाता है कि भाई यहाँ यहाँ, देन दे पुश द प्रोडक्ट। जियो भी ऐसा कर रहा है, तो उस तरह से इनडायरेक्टली फायदा होगा। बट यस, ऑफ कोर्स, फ्यूचर इज ब्राइट। जो भी यूपीआई कंपनीज है, आई थिंक उनके लिए तो देखते फोन पे कब आता है। फोन पे भी आएगा तो वो बहुत सबसे बड़ा प्लेयर वही, आई थिंक 44% शेयर उनका है, फिर गूगल है एंड देन पेटीएम। सो लेट्स सी, बट यस, भविष्य तो देखे तो इन इन सब कंपनीज का काफी अच्छा दिख रहा है। भविष्य काफ़ी अच्छा दिखता है, चाहे वो मोबीक्विक हो, पेटीएम हो या फिर फ़ोन पे, जिसका आईपीओ मच अवेटेड है। अच्छा, ये बात होगी आरबीआई की पेमेंट्स की, जो डेटा आया है आरबीआई की ओर से। लेकिन कल पीयूष गोयल साहब, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनकी ओर से इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स को लेकर कुछ अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि यूएस के साथ अभी भी बातचीत हमारी जारी है और हमारे जो चीफ नेगोशिएटर हैं, जो हमारे वाणिज्य सचिव भी हैं, राजेश अग्रवाल जी, वो यूएस जाकर आए हैं। वहाँ पे यूएस के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात भी की है। यूएस से आगे भी बातचीत जारी रहेगी और जो बातचीत हुई है उसमें प्रोग्रेस देखने को मिली, यानी कि प्रगति देखने को मिली है। और नियर फ्यूचर में वो कह रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि एक फेयर और इक्विटेबल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए दोनों देशों के बीच में। इस तरह से हम कामकाज कर रहे हैं। तो भाषा शैली जो है, जो बातचीत है, वो तो पॉजिटिव ही है सर। हमारे भी जहाँ तक ट्रेड टॉक्स की बातचीत है, कल वो रिपोर्ट आपने भी देखी होगी कि 15-16% टैरिफ पर हो सकता है कि हमारी जो बातचीत है दोनों देशों की, उसमें सहमति बन जाए। तो सर, इसके दम पर क्या आज भी कुछ पॉजिटिविटी की उम्मीद करके चलें, और ये जो अब पीयूष गोयल साहब की ओर से जो बयान आए हैं उसको जोड़कर? नहीं, आई थिंक काफी हद तक कल पॉजिटिव सब कुछ डिस्काउंट हो गया था, क्योंकि मार्केट एक साथ ही सब कुछ कर लेता है। लेकिन हाँ, 15-16% अगर आ जाता है तो मार्केट के लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट अभी भी 20-25% पकड़ के चल रहा था। 15% इज द मोस्ट आइडियल सिनारियो मैं मानूंगा। अगर होता है तो बेस्ट होगा इंडियन कंपनीज के लिए। लेकिन वही है कि इंडिया भी काफी स्ट्रिक्ट है, पोजीशन बनाए रखी है कि जहां जहां उनको एक्सेस नहीं देना है, खास करके जो फार्मिंग सेक्टर है, या काफी जहां काफी हमारी कहते हैं ना कि पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, तो इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। और अमेरिका काफी पुश कर रहा है। लेकिन सही में अगर 15-16% आ जाता है तो आई थिंक दिस विल द बेस्ट सिनारियो, अगर हम लोग कह सकें। मार्केट बहुत खुश होगा। देखिए, अभी मार्केट को ये न्यूज काफी हद तक मिल गई है, तो नाउ इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वो जो रेट कौन सा आता है नवंबर एंड तक या दिसंबर में, वो महीने 15 होगा, तो मुझे लगता है और सेंटिमेंटली पुश आप मार्केट में देखोगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये होगी हमारी इंडिया के यूएस के साथ जो ट्रेड वार्ता चल रही है, जो बातचीत चल रही है। अब आते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस पर। कल उसको लेकर भी एक अपडेट आया है। अपडेट ये आया है कि चीन की एक एयरलाइन है, कंपनी है चीन की, हवाई यात्रा जो करवाती है, उसने शंघाई दिल्ली डायरेक्ट उड़ानें शुरू कर दी हैं। और भारत और चाइना के बीच में जो एयर लिंक्स रीओपन हुए हैं, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो हमारे भी चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक सुधरते हुए दिख रहे हैं। और जो पिछले कुछ दिनों में हमने बातचीत देखी थी कि इनमें और सुधार देखने को मिल सकता है, तो उसमें पहली जो पॉजिटिव खबर है ना, वो हमारे सामने आ भी चुकी है। सर, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन मार्केट्स के लिए? देखिए, इंडियन मार्केट के लिए इंडिया चाइना रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से ऑफ कोर्स ट्रम्प ने जब से टैरिफ वॉर चालू किए, तब सभी देश तो समझ ही गए कि भाई इन पे तो रिलाई नहीं कर सकते। तो उस तरह से इंडिया चाइना आई थिंक यहाँ से और मजबूत होंगे। ये तो आई थिंक शुरुआत है, और आगे जाके हमारे लिए भी ये एक बड़ी विंडो ओपन करता है। ऑफ कोर्स चाइना के लिए भी इंडिया मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ी विंडो ओपन करता है। आई थिंक यहाँ से और रिलेशन अच्छे होते हैं तो क्या होता है, सबसे बड़ी जो इंडिया के लिए जरूरत है वो चाइना का एफडीआई। चाइना के पास पैसे है तो वो अच्छा खासा एफडीआई यहाँ ला सकते हैं। प्लस उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे काफी सुपीरियर है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग उनके साथ ऐसी डील कर पाए कि आगे जाके कि नो टेक्नोलॉजी नो हाउ यहाँ लाके नो दे ट्रांसफर ऑल्सो, आई थिंक वो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो मैं तो इंडिया चाइना रिलेशन बहुत ही सुप्रीम मानता हूँ अगर होता है, क्योंकि इससे फायदा इंडिया को बहुत बड़ा होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज आई थिंक मुझे तो ऐसा लग रहा है चाइना इज इवन अहेड देन यूएस, और हमें उसकी ज़रूरत है। हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, और चाइना से बेहतर कौन जानता है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है। तो आगे जाके अगर जितना कोऑर्डिनेशन होगा, जितना कोलैबोरेशन होगा, इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। तो यस, राइट वे पे जा रहे हैं हम लोग, एंड होपफुली यहाँ से और रिलेशन अच्छे होंगे। ठीक है, और रिलेशंस यहाँ से अच्छे ही होते नजर आएंगे। सर, ये जो मैं बातचीत कर रहा था ना कि ये डायरेक्ट उड़ानें शुरू हुई हैं इंडिया और चाइना के बीच में, अब इसमें जो एयरलाइन स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहेंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये पॉजिटिव खबर है, लेकिन उसके साथ साथ क्रूड अगर आप देखेंगे ना, तो वो लगातार चढ़ता जा रहा है।
परसों यानी कि सोमवार के आसपास हम देख रहे थे कि 60-61 डॉलर के आसपास का लेवल था, लेकिन कल जब ये रशियन कंपनीज के ऊपर नए सैंक्शंस लगाने की बात आई यूएस की ओर से, तो कल 64 डॉलर का लेवल था और आज वो लेवल आ गया 66 डॉलर का। तो 5 डॉलर के आसपास का जो जंप है सर, वो क्रूड में हमने इसी हफ्ते बनता हुआ देखा। तो ऑलमोस्ट 8 या 9% के आसपास की क्रूड में तेजी 60-61 डॉलर के लेवल से ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। ये कितना बड़ा नेगेटिव है सर एयरलाइन स्टॉक्स के लिए और उसके साथ साथ ओएमसीज के लिए, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल के लिए? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्योंकि कनेक्शन लॉस हो गया था मैं ये कह रहा हूँ वापस। सर, ये क्रूड जिस तरह से उछला है, उसका इम्पैक्ट एयरलाइन स्टॉक्स और ओएमसीज पर कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, ओएमसीपी के लिए थोड़ा तो नेगेटिव है। आई थिंक 60, जो जिस तरह से क्रूड ऑयल 66 के ऊपर गया है, लेकिन अनलेस अनलेस 75 के लिए ऊपर जाता है, 70-75, तब तक कोई ओएमसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेंटिमेंटल थोड़ा नेगेटिव है। आई थिंक अर्निंग्स में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर 75 के ऊपर जाने लगा तो प्रॉब्लम। लेकिन जिस तरह के रिपोर्ट्स मैंने पढ़े, लगता नहीं कि 75 के लिए, 75 के ऊपर 1-2 साल में तक वो जाएगा। अगर जाता भी है तो नीचे आ जाएगा। तो ओएमसी अगर देखो, ये गैम्बल होगा, लेकिन अगर ओएमसी नीचे जाते हैं, आई थिंक वो एक अच्छा मौका होगा आपको बाई करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल यहीं 70 के नीचे रहेगा और आई थिंक मार्जिन में यहाँ से सुधार आने वाले ओएमसी में। तो आई थिंक क्योंकि वो इनफ हेज करके रखते हैं, तो 60-70 इज एन आइडल सिनारियो। आई थिंक नीचे मिलता है तो ओएमसी को आप बाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 75 के ऊपर जाता है देन वन कैन एग्जिट। तो उस तरह से आप बिहेव कर सकते हैं अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो तो। तीनों में से सर आपकी पसंदीदा कंपनी कौन सी है, या फिर इसके अलावा वो एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रोल जैसे ऑप्शंस भी हैं? मेरी पसंद की बीपीसीएल और एचपीसीएल ज़्यादा है। दोनों स्टॉक आप देख सकते हो। नहीं, चेन्नई पेट्रोलियम और वहाँ नहीं। आई थिंक बीपीसीएल एचपीसीएल पे मैं स्टिक रहूँगा। ठीक है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये आपके पसंदीदा शेयर है। और इंडिगो को कैसे देख रहे हैं सर आप, ये जो चाइना के साथ हमारे जो लिंक्स दोबारा शुरू हुए हैं और क्रूड दोनों को मिलाकर? देखो, इंडिगो के लिए तो देखिए, ये सब एयरलाइंस कंपनी नो इनफ हेज करके रखते हैं ऑयल, और उनके एफएनओ और सब में ऑलरेडी पोजीशंस होती है। तो मुझे इतना ऑयल का, जैसे मैंने बोला, 70-75 के ऊपर जाता नहीं है। तो आई थिंक इंडियो के लिए ठीक ठाक ही ये सिनारियो। लेकिन चाइना के साथ ये जो स्टार्ट हुआ है तो वो तो पॉजिटिव है। इंडिगो ओवरऑल इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म बैट, और आई थिंक ये तो हर लेवल पे अगर नीचे आता है ना, वन कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। क्योंकि जो जिस तरह का उनका मार्केट पोजीशन है, मोर देन 60%, आई थिंक नो। और वो चैलेंज भी नहीं होगा, लग नहीं रहा है कि चैलेंज होगा, जिस तरह से एयर इंडिया की हालत भी हो गई है। तो आई थिंक इंडिगो अगर नीचे भी आता है, ऑयल ऊपर जाता है, तो वो एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो 75 डॉलर का लेवल जब तक है, मतलब आज जब तक आ जाता है क्रूड में, तब तक कोई घबराने की बात नहीं। अभी 66 डॉलर के आसपास हम हैं ब्रेंट क्रूड की जहाँ तक बात है। तो चाहे वो ओएमसीज हो, चाहे वो इंडिगो हो, अगर क्रूड उछलता भी है यहाँ से और भी उछलता है और ये स्टॉक्स नीचे आते हैं, लंबी अवधि का आपका व्यू है तो ये खरीदारी करने का काफ़ी अच्छा मौका है। और ओएमसीज की जहाँ तक बात है तो आईओसी को छोड़ दीजिए, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये दोनों तपन जी को पसंद है, ये उनकी ओर से राय निकल के सामने आ रही है। चलिए अब कुछ खबरों वाले शेयरों की ओर बढ़ते हैं। कल सर जिनके नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद, उसमें कोलगेट एक नाम है जो कि हमें रडार पर रखना होगा। 328 करोड़ रुपए के आसपास इनका मुनाफा रहने का अनुमान था, वहीं पर नंबर आया 327.5 करोड़। मुनाफा हालांकि घटकर आया, बाजार भी यही मान के चल रहा था। रेवेन्यू घटे हैं और जितना बाजार मान के चल रहा था उससे ज़्यादा घटे हैं, 6.25% के आसपास। EBITDA में भी 6.5% से ज़्यादा का ड्रॉप है। बाजार को जितना एक्सपेक्टेशन था वहीं पर नंबर आए हैं। और मार्जिन की जहाँ तक बात है ना, तो मार्जिन केवल 10 बेसिस पॉइंट घटे हैं। बाजार मान के चल रहा था कि 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का फॉल आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स गिर कर आए हैं, बाजार के अनुमान के मुताबिक आए हैं। एक अगर कोई अच्छी चीज़ है, सिल्वर लाइनिंग है, तो केवल मार्जिन जो कि ज़्यादा नहीं घटे हैं जैसा बाजार मान के चल रहा था। आपने कैसे रीड किया सर नंबर्स को? नहीं, नंबर्स इतने अच्छे नहीं है और वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी कम है। आई थिंक 6% तो कुछ नहीं है। सी क्योंकि आई थिंक जिस तरह का जीएसटी बूस्ट आया है ऑन ऑल दैट, तो थोड़ा वॉल्यूम पे कर। लेकिन देखिए, ये छोटी प्रोडक्ट है तो इसमें इतना कुछ खास दिखता नहीं है। एंड लेकिन ओवरऑल मैं देखूँ तो कोलगेट पामोलिव भी ओवर द टाइम नो इतना कुछ खास नो ग्रो नहीं किया है। उस तरह से नो पीएनएल इतना बड़ा नहीं है। ब्रांड स्ट्रांग है, लेकिन नो समहाउ वो कॉमोडाइज हो गया। उनके जो दूसरे प्रोडक्ट्स है उतने चले नहीं है। ऑफ कोर्स वो ट्राई कर रहे हैं कि ओरल केयर में वो आगे बढ़ाए और रूरल अर्बन सेगमेंट में नो काफ़ी हद तक पेनिट्रेशन के। लेकिन अभी भी मुझे इस लेवल पे वैल्यूएशन पे मुझे हाई लग रहा है। एंड आई थिंक इससे अच्छा बेटर बाकी एफएमसीजी स्टॉक जैसे मैरिको है, वो कोई देख सकता है। आई थिंक वहाँ मुझे ग्रोथ ज़्यादा दिखे कंपेयर टू कोलगेट पामोलिव।
कोई पसंदीदा नाम सर एफएमसीजी में आपके? मैरिको। मैरिको मैंने बोला, मैरिको। ठीक है, ओके, तो मैरिको एक का नाम है। कोलगेट की बजाय अगर आपको एफएमसीजी या फिर खपत वाले शेयरों को पिक करना है तो मैरिको एक स्टॉक है जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अच्छा सर, आज डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ज़बरदस्त मूव आज आने की उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है क्योंकि आपने भी खबर पढ़ी होगी कि डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की ओर से 79,000 करोड़ रुपए के जो प्रिक्योरमेंट ऑर्डर्स हैं उनको हरी झंडी दिखा दी गई है। अब ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं उनके लिए जो डिफेंस एक्विजिशन का अप्रूवल है वो आता हुआ दिखा। और इससे माना जा रहा है कि कई सारे स्टॉक्स हैं डिफेंस स्पेस में जिनको फ़ायदा हो सकता है, नए ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं। एक तबका तो ये बीडीएल, बीईएल, एस्ट्रा माइक्रो, बीईएमएल वाला है, इनको ऑर्डर आ जाएंगे। और दूसरा है वो शिप बिल्डिंग वाले, चाहे वो मझगांव हो, जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड, उसमें आप एलएनटी को भी शामिल कर सकते हैं। इनको मिलाकर मैं एक इलारा कैपिटल की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 60,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं इनके पास, केवल इसी अप्रूवल की वजह से, जो कि कल डिफेंस एक्विजिशन की तरफ से इस प्रोक्योरमेंट प्लान को मंजूरी दी गई है। सर आप इस खबर को बताइए कि कैसे देख रहे हैं और किन स्टॉक्स पर ज़्यादा इंपैक्ट देख सकता है पॉजिटिव साइड पर, किन के लिए ज़्यादा ऑर्डर विंस आ सकते हैं? यस, देखिए पॉजिटिव तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और ऐसे भी आप देखिए हर महीने 2 महीने में ना हमें 50,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर अभी दिख रहे हैं। नो काफ़ी हद तक नो गवर्नमेंट भी बहुत आउटले कर रहे हैं डिफेंस के लिए, और वो करना भी चाहते हैं क्योंकि चाइना पाकिस्तान साइड में है तो ऑफकोर्स करने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ से देखिए क्या थी, इन सबको ऑर्डर मिले अभी काफ़ी हद तक एज ए इन्वेस्टर हमें एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना है। मेरा अगर चॉइस मानोगे तो यहाँ आई थिंक बीएल एंड बीडीएल प्राइम चॉइस रहेंगे इसमें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अभी इन सबके पास 3 टाइम्स और 4 टाइम्स जो ईयरली टर्नओवर उतना तो ऑर्डर बुक है। मेन है कि क्या कैपेसिटी बढ़ा के वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर पाते नहीं। एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस कीजिए। और जब भी आप कोई भी डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट, अगर आप बी और बीडीएल में भी कर रहे हो तो आप लंबी अवधि के लिए, क्योंकि लंबी अवधि के लिए करें। क्योंकि मैं बताता हूँ जो क्वार्टरली जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा ना वो लंपी होगा, यानी किसी महीने में किसी क्वार्टर में ज्यादा बुक हो जाएंगे, किसी क्वार्टर में कम होंगे। लेकिन अगर आप 3 साल 4 साल का अगर व्यू लेके चल रहे हो तो ओवरऑल काफी बड़े ऑर्डर्स की वजह से आई थिंक उनकी प्रॉफिटेबिलिटी प्लस अभी मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, आएगा इन सब का। तो आई थिंक उस तरह से फायदा होगा। तो लंबा सोच के इन्वेस्ट करिएगा। शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट जैसे मैंने बोला रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे होती है, आई थिंक लंबे टाइम पे ये दोनों स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ओके, ठीक है। माफ़ कीजिए। एक बार सर हीरो मोटो कॉप इसके ऊपर भी नज़र डालिए। इन्होंने यूके के बाज़ार में भी एंट्री कर ली है। 51st मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, जहाँ पे इन्होंने कदम रखा है, मोटो जीबी के साथ पार्टनरशिप की है। ये स्टॉक पर आपका व्यू सर? सी हीरो ऑफ कोर्स ना पीछे कुछ नंबर्स काफी बेहतर आ रहे हैं, और अगर आपके ईवी के नंबर्स भी देखिए तो काफी इंप्रूवमेंट है, काफी रिकवरी की है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी अगर आप देखो तो 64% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। और जो ईवी का जो एक्सपांशन है, खास करके वीडा ब्रांड अगर आप देखो तो 200% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। आई थिंक यहाँ से काफी हद तक नो जो ग्लोबल शेयर है वो अभी धीरे धीरे उनका बढ़ेगा। एक्सपोर्ट भी ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ से 15% एंड अबव वो रहेंगे। आरओसी आरओई में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं यहाँ से। और काफी प्रीमियम और मिड सेगमेंट में काफी शेयर उनको अभी धीरे मिले। हीरो पहले काफी लैगार्ड था, अभी आप अगर देखो पीछे 6 महीने में अच्छी खासी पोजीशन उन्होंने कह सकते हैं बना ली है। तो मैं पॉजिटिव स्टॉक हूँ इस स्टॉक में। आई थिंक ये लेवल पे या तो थोड़ा और नीचे आता है तो आप बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। हीरो मोटो को आई थिंक एक अच्छा कैंडिडेट है थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। आज ना सर लेदर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं ना वो भी फोकस में रहेंगे। दरअसल हुआ क्या है कि क्रिसिल की ओर से एक वार्निंग जारी की, एक चेतावनी जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो घरेलू लेदर कंपनीज हैं उनके FY 26 रेवेन्यू यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के जो रेवेन्यूज हैं उसमें 12% तक की कमी आ सकती है। और ये यूएस के जो टैरिफ हैं उसकी वजह से इनके रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। बेसिकली वो कहना उनका ये है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हिट हो सकते हैं 10 से 12%। उस वजह से इनका जो रेवेन्यू है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट आ सकता है। आप कैसे देख रहे हैं सर क्रिसिल की इस चेतावनी को? नहीं, चेतावनी सही है क्योंकि अगर आप देखो 70% उनका जो रिलाय होता है वो एक्सपोर्ट पे ही होता है। और वहाँ अगर थोड़ी भी डिमांड वीक होती है
तो इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। ऑफ कोर्स आप देखिए क्या होता है कि जब अगर आपकी डिमांड वीक होती है रेवेन्यू तो गिरता है, प्लस आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ता है, उसके वजह से आपको मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा। और जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो सब तो रहता है, कंपटीशन भी बहुत है, वियतनाम से काफी बड़ी कंपटीशन आती है, चाइना से भी। तो आपके वजह टैरिफ के वजह से ना आप ओवरऑल बाकी सब कंट्री के सामने भी वीक हो जाते हो। तो मल्टीपल मार एक साथ पड़ते हैं और वो लेदर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा उसके वजह से। सो आई थिंक यस, आई थिंक जिस तरह की क्रिसिल ने ये जो रिपोर्ट दी आई थिंक उसमें मैं भी आई थिंक रिलाई करता हूँ कि आई थिंक यहाँ से भी इनकी मुश्किलें खत्म नहीं होगी। इवन तो टैरिफ चला जाएगा तो भी वो जो 3-4 महीने का जो हिट होगा वो बड़ा होगा। इसलिए आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन द लेदर स्टॉक। आई थिंक ये अर्निंग को स्टेबलाइज होना पड़ेगा 1-2 क्वार्टर, एंड देन वन कैन टेक अ डिसीजन कि अब यहाँ से कैसे जा सके। तब तक मुझे लग रहा है कि ये इनका पी डी रेटिंग हो सकता है। अच्छा, ठीक है। कोई स्टॉक सर आपके रडार पर जिस पे नज़र रखे? नहीं, इसमें जो जो लेदर के स्टॉक है ये मिर्जा आपने बताया, और वो सब ओवरऑल में नेगेटिव हूँ, तो आई थिंक आप थोड़ा दूर ही रहे तो बेटर रहेगा इन सब स्टॉक लेदर से। स्टॉक से दूरी बना के रखिए, ज़्यादा बेटर है। और क्रिसिल की जो एक चेतावनी आई है वो बिल्कुल एप्ट है। इम्पैक्ट तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ही, भले ही ट्रेड डील हो भी जाए तो भी जो बीच में समय चला गया है उसका इम्पैक्ट तो इनके रेवेन्यूज़ पर साफ तौर पे दिखेगा ही। बीएलएस इंटरनेशनल सर, इस पर नज़र रखिए ज़रा, एक बार बताइए इस पर करना क्या है। क्योंकि एक बार हमने देखा था जब इनको 2 साल के लिए बैन लगा दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, उस समय शेयर 20% तक लुढ़क गया था। उसके बाद एक इनको नए चाइना में 3 जगह पर वीज़ा सेंटर्स लगाने के लिए अप्रूवल मिला था, और अब ये आ गया इनको कजाकिस्तान और चीन से फिर से एक नया ऑर्डर मिल गया है, वीज़ा सर्विस से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हाथ लगे हैं। इस स्टॉक में क्या राय है सर आपकी, खरीदारी कर सकते हैं या इससे भी दूर रहें? नहीं नहीं, इसमें तो आप देखिए कि आई थिंक वो आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग ही थे जब वो न्यूज़ आई थी, और तब हमने डिस्कस भी किया था कि एक बार वापिस थोड़ा भी स्टेबल होता है 15-20% के बाद, और वो आई थिंक गिर भी गया था 15-20%, और बाद में आप देखिए तो बाद में काफ़ी हद तक रिकवरी भी आई। रीज़न वो ये कि मोड स्ट्रांग है, और इनको जिस तरह से अभी आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो बता रहा है ना कि इनका बिजनेस वेरी कहते हैं ना कि बहुत अच्छे पोजीशन में है। अब जो रही गवर्नमेंट, अब इनको भी पता है, तो आई थिंक गवर्नमेंट से बात होगी और कभी ना कभी वो बैन निकलेगा। लेकिन अगर रेवेन्यू पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है जो लग रहा है कि नहीं आएगा, आई थिंक ये स्टॉक वापस नो अपने लेवल पे जा सकता है, और ये स्टॉक काफी हद तक रिकवर भी हो चुका है। तो यस, आई थिंक दिस शोज के स्टॉक मोड स्ट्रांग है इस कंपनी में। तो ये थोड़ा नीचे आता है वन कैन बाय, और वो जो बैंक की जो बात है वो अगर आगे निकलेगी तो ये स्टॉक और उछल सकता है। तो यस, मैं ये स्टॉक में आई थिंक एट एवरी डिप्स बाय का मैं यहाँ वर्डिट दे सकता हूँ। ठीक है, उस समय जब हमारी बात हुई थी सर तो 300 रुपये के भी नीचे चला गया था, और वहाँ से थोड़ा सा संभल कर ये स्टॉक अब 323 324 के आसपास फिलहाल पहुँच चुका है। तो अब आप चाहें तो हर गिरावट पर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक पर सर आपकी क्या राय है? वो जो एक इनके कर्मचारी की आत्महत्या वाला मामला था ना, उसने एक नया मोड़ ले लिया। अब बैंगलोर में एक इनके अधिकारी कर्मचारी थे, आई थिंक पूर्व कर्मचारी थे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब उस कर्मचारी के जो परिवारजन हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, वो पहुंच गए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन, और कंपनी के खिलाफ वहां पर एक शिकायत भी रजिस्टर हो चुकी है। इस मामले को सर ओला इलेक्ट्रिक के लिए आप कैसे देख रहे हैं? क्या स्टॉक पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा या फिर आप मान रहे हैं कि सब कुछ डिस्काउंटेड है? नहीं नहीं, थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आता है अभी, आई थिंक कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट होगा। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक का अगर आप देखो तो बाकी अगर मैं ये केस देखो, ओला इलेक्ट्रिक हमें भी पता है कोई ना कोई केस में चलता ही रहता है इनमें। लेकिन फंडामेंटली देखो तो स्टॉक काफी नीचे आ चुका है। अगर देखो 40 के लेवल पे था, फिर वो आई थिंक 70 के, अभी 53 के आसपास है। लेकिन वो जो उन्होंने जो नया डिपार्टमेंट चालू किया 20 BESS, तो वो आई थिंक जो बैटरी स्टोरेज का है, और आगे जाके अगर वो एक्सपांड होता है मुझे लग रहा है 2 से 4 हज़ार करोड़ वहीं से ही आएंगे। वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन कर सके। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये काफी पीछे रह चुके हैं, लेकिन भावेश कुमार ने बोला है कि भाई आगे जाके नो काफी हद तक वो मार्केट शेयर गेन करेंगे वापस। कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है मैनेजमेंट, और ये जो नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है आई थिंक वो भी काफी पॉजिटिव है। अब क्या होता है कि ये सेंटिमेंटल है तो आई थिंक थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा इसका। लेकिन मुझे यहाँ से ये ओला अभी बहुत नीचे नहीं दिख रहा है। आई थिंक मे बी 10-15-20% थोड़ा नीचे आ सके, और ये वॉलेटाइल है, 10-15% तो ऐसे ऊपर नीचे हो सके। लेकिन अगर कोई जो रिस्क टेकर है, जो रिस्क लेना चाहे, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, रिस्क लेना चाहता है वो एक इस पे इन्वेस्ट करके आई थिंक यहाँ से, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बैड थिंग्स आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड, तो एक अच्छी खासी रिकवरी आप ऊपर के साइड में देख सकते हो आगे जाके।
तो ज़्यादा जोखिम लेने वाले यहीं पे ले लें या फिर 10% गिरावट पर लें? नहीं देखिए, अगर आपको लेना है तो धीरे धीरे आप ले सकते हैं। शायद आज थोड़ा नीचे आता है तो 50 पे लीजिए, 45, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं है ना बॉटम कहाँ बनाएगा ये। लेकिन खरीदारी वही करें जिनका ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है, जो ज़्यादा जोखिम ले सकते यस हैं। यस, जो जो जोखम लेना चाहता है और पूरा जोखम के साथ ही एंटर करे, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल है। तो कह सकते हैं कि इसमें नो सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। ठीक है। तो ज़्यादा अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, जोखिम ले सकते हैं, तो धीरे धीरे आप इस स्टॉक में ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। सर सिप्ला पे आपकी राय दीजिए। ये एक कंपनी है एलाई लिली या एली लिली, मुझे सर प्रोनाउंसिएशन इसका सही से नहीं पता है। इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है। भारत में एक दवा है, मैं दवा को भी बोलने का अटेम्प्ट नहीं करूंगा सर, मेरी बस की नहीं है। इसकी बिक्री के लिए इन्होंने साझेदारी की है और यूरपिक के ब्रांड के तहत इस दवा की जो बिक्री है वो भारत में होगी। ये सिप्ला के लिए कितना गेम चेंजर हो सकता है सर? नहीं, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एलाई लिली बहुत ही फेमस है। उसका मैं रीज़न, वन ऑफ द, मेरे मदर को कैंसर हुआ था, तो जो मुझे है ना, एक एक इंजेक्शन ना बहुत 3-4 लाख के आते हैं, तो वो यही सप्लाई करती वहाँ से आते हैं। तो मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। और मैं बोलूँ कि इनके साथ कोलैबोरेशन है, और वो बहुत ही कहते हैं नीश एरिया में काम करती है, और उनकी दवाई काफ़ी फेमस है और काफी चलती भी है। अगर उनने कोलैबोरेशन किया है, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वेट लूज का है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आई थिंक ये इनके लिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। अभी कितना होगा वो मुझे, क्योंकि न्यूज आई है तो पता नहीं, लेकिन ये खबर बहुत पॉजिटिव है सिप्ला के लिए। ओवरऑल भी मैं सिप्ला के लिए काफी पॉजिटिव हूँ। उनका जो यूएस का अगर आप रेवेन्यू देखो या यूरोप का देखो, वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। सिप्ला इज वन ऑफ माई नो टॉप पिक ऑन इन फार्मास्यूटिकल। लुपिन और सिप्ला ही हमेशा जब आपसे बात हुई आपने यही दो स्टॉक्स मेंशन किए हैं, राइट? या चलिए ठीक है। तो सिप्ला के लिए ये जो एलाई लिली के साथ इनका पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट हुआ है, ये भी काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। देखना होगा स्टॉक इसके ऊपर आज कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन सर एक आखिरी खबर आपसे लेना चाह रहा हूँ, उस पर रिएक्शन। टाटा ग्रुप को लेकर आपका क्या व्यू है? ये जो पूरा टाटा ट्रस्ट को लेकर जो विवाद चल रहा है ना, अब एक रिपोर्ट के हवाले से खबर ये भी निकल के सामने आई है कि महली मिस्त्री ने वेणु श्रीनिवासन की पुनर्नियुक्ति के लिए एक शर्त रख दी है, यानी कि दोबारा नियुक्ति के लिए उनकी रीअपॉइंटमेंट के लिए एक शर्त रख दी है। टाटा ट्रस्ट में उनकी जो पुनर्नियुक्ति है उसको लेकर ये शर्त रखी गई। कल हम आपको एक खबर बता भी रहे थे कि वेणु श्रीनिवासन जी को, जो कि टीवीएस ग्रुप से हैं, उनको टाटा ट्रस्ट के बोर्ड पर रीअपॉइंट किया गया है। और जब भी कोई ऐसे ट्रस्टी आता है टाटा ट्रस्ट में, तो वो लाइफ टाइम के लिए आता है फिर तो। लेकिन अब मैली मिस्त्री जी ने एक यहाँ पे शर्त लगा दी, इसमें एक अड़ंगा लगा दिया है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे डेवलपमेंट में, इस कॉन्टेक्स्ट में जो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनमें क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स अभी कहते हैं ग्रह दशा अच्छी नहीं है, काफी सारे स्टॉक्स में उनको प्रॉब्लम है। एक तो टाटा मोटर्स का तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, टीसीएस भी ऊपर नहीं आ रहा है, टाटा केमिकल ऊपर नहीं आ रहा है, एंड ओवरऑल भी अगर आप बिजनेस देखो तो थोड़ा प्रॉब्लम में तो है। इवन हम लोग एयर इंडिया को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन मिस्त्री जी, आप मैली मिस्त्री ऑफकोर्स अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं 18%, वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि इतना बड़ा स्टेक सेल करना भी इजी नहीं है। अब ये जो टाटा ट्रस्ट का जो इशू चल रहा है, उससे सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है, बाकी प्रॉफिटेबिलिटी उसमें नहीं, तो थोड़ा हैंग ओवर होगा। लेकिन आई थिंक एज ए इन्वेस्टर हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी बीच में आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता ये फुल ब्लोन अफेयर होगा। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स जो टाटा ग्रुप में है, आई थिंक आप जो भी लेना चाहते हो देख के आप लीजिए। फंडामेंटल टाटा, आई थिंक टाटा मोटर्स का भी एक, मैंने एक नेगेटिव न्यूज़ सुना कि उनकी रेटिंग थोड़ी कम कर दी, तो काफी नेगेटिव चला है। तो ओवरऑल भी टाटा कंपनीज का अच्छा नहीं चला, लेकिन आई थिंक टाटा सन्स का ये जो इशू है कहीं ना कहीं 1-2 महीने में सेटल डाउन हो जाएगा, देन विल अगेन कम बैक टू ग्रुप कंपनीज। तो तब तक के लिए वेट कर लें थोड़ा। वेट वेट कर ही सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जैसे मैंने बोला कि आपको कंपनी स्पेसिफिक, और इन जो भी कंपनी है जो अभी भी मैंने बात की ना, जो नाम दिए, आई थिंक उसमें सभी में प्रॉब्लम चले, तो अभी इन्वेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है। चलिए वेट एंड वॉच कर लीजिए, रुक जाइए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ब्रोकर्स नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि नतीजे कंपनियों के आते जा रहे हैं और उसके साथ साथ ब्रोकर्स की उसके ऊपर राय भी आती जा रही है। और मेरे सहयोगी नरेंद्र भी नहीं रुक रहे हैं, देखिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं मेरे साथ, और बताने के लिए कि ब्रोकर्स जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं उसके ऊपर किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, क्या रेटिंग्स आई हैं, क्या टारगेट्स निकल के सामने आई हैं। फिर से स्वागत है आपका नरेंद्र भाई। बताइए कौन से स्टॉक्स पर नजर रखें, ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक हैं? जी शुक्रिया संदीप। ब्रोकर्स ने कई स्टॉक्स पर अपनी राय दी है, उनमें से कुछ स्टॉक्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। मॉर्गन स्टैनली
स्टैनली ने भारत फोर्ज पर इक्वल वेट की रेटिंग दी है और 1050 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं सिटी ने कोलगेट पामोलिव पर सेल की रेटिंग दी है और 2100 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा मैक्वारी ने एचयूएल पर आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए 3000 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं जेफरीज ने लॉरस लैब्स पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और 700 रुपये का टारगेट दिया है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोलगेट पर तो तपन जी भी हमें बता ही रहे थे कि नंबर्स अच्छे नहीं हैं। सेल की रेटिंग आई है, सिटी की ओर से 2100 रुपये का टारगेट है। कल एचयूएल के नंबर्स आए थे, इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन थे। आउट परफॉर्म की रेटिंग मैक्वारी की तरफ से 3000 रुपये का टारगेट है। और भारत फोर्ज ये ट्रेड डील का एक बड़ा बेनिफिशियरी पॉजिटिव साइड पर हो सकता है। यहाँ पर टारगेट आया है 1050 रुपये का। सर, भारत फोर्ज पर आपकी राय? नहीं, भारत फोर्ज ऑफ कोर्स बहुत अच्छी पोजीशन में करंटली। और आप देखिए कि ट्रेड डील की वजह से तो उनको फायदा होगा, प्लस डिफेंस में भी अच्छे खासे इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स उनके वो स्पेसिफिक है। और डिफेंस और एरोस्पेस में वो काफ़ी हद तक ऑर्डर्स एग्रेसिवली प्लान भी कर रहे हैं, और आई थिंक उनको मिल भी रहे हैं। और ईवी और न्यू मोबिलिटी में भी कुछ उनके कहते हैं ना कि पार्ट से वहाँ वहाँ जा रहे हैं। तो मार्जिन धीरे धीरे वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से बढ़ेगा। अगर डिफेंस का अगर वहाँ अगर ऑर्डर ज़्यादा है तो उनका मार्जिन भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। तो मेक इन इंडिया का टेलविन के वजह से ना आई थिंक उनको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ से भी मुझे अगर आप देखो तो उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इवन यहाँ और इवन ग्लोबली भी अच्छा फुटप्रिंट है। सो आई थिंक ये स्टॉक अच्छा है। ये स्टॉक यहाँ से भी थोड़ा नीचे आता है ना तो आप बाय कर सकते हो। इवन ये लेवल पे आई थिंक ये डिसेंट रिटर्न आपको 1-2 साल में दे सकता है। ठीक है, डिसेंट रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। नीचे में अगर कहीं मिले तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, भारत फोर्ज की जहाँ तक बात है। इस बीच आपको बता दें 44 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलने की इंडिकेशन है और 110 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स खुल सकता है। और निफ्टी बैंक में भी करीब 100 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ शुरुआत देखने को मिल सकती है। आपको बताते हैं कहाँ पे शुरुआत हुई है इंडियन मार्केट्स की। तो इंडिकेशन तो इस तरह के हैं कि बाजार में पॉजिटिव शुरुआत होगी। हालांकि गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था वो फ्लैट टू पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा था, लेकिन जिस तरह की बातचीत है चाइना और यूएस के बीच में, आज ट्रेड वार्ता भी होने वाली है, शी जिनपिंग साहब के साथ ट्रम्प साहब मिलने भी वाले हैं। तो इस पूरे बैकड्रॉप में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इंडियन मार्केट्स अब कुछ पॉजिटिव रुझान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली 2 दिन के वीकेंड से पहले। तो शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए 25,900 का लेवल मेरी स्क्रीन पर आपको दिखेगा निफ्टी में जहाँ तक बात है, और 10 पॉइंट की बढ़त आपको सेंसेक्स में दिखेगी। और अब वो लाल निशान में फिसलता हुआ दिखा है, 21 पॉइंट के आसपास की गिरावट भी यहाँ हो गई है। तो सुबह सुबह ही तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच में जो घमासान है वो शुरू हो गया है। 2 दिन का वीकेंड की मैं बात कर रहा हूँ ना, 2 दिन की वीकेंड से पहले बाजार में अमूमन हम देखते हैं घबराहट शुरू हो जाती है। तेजड़ी अपनी ना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और मंदड़िए हावी हो जाते हैं। और देखिए बाजार खुला नहीं कि मंदड़िए हावी हो गए। और देखिए अब बाजार लाल निशान में है। 84,500 का लेवल बचाने की पूरी कोशिश सेंसेक्स फिलहाल करता हुआ, और निफ्टी ने तो 25,900 का जो लेवल है उसको ऑलरेडी सरेंडर कर ही दिया है। करीब 6 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। निफ्टी बैंक में हल्की फुल्की बढ़त बची हुई है 12 पॉइंट के आसपास की। हो सकता है वो भी बहुत जल्द उसको सरेंडर कर दे। और आईटी स्टॉक्स ये आज खुले तो पॉजिटिव हैं, लेकिन इनमें भी हम देख रहे हैं कि अब ऑलमोस्ट लाल निशान में फिसलने की तरफ जो इशारा है वो आता हुआ दिख रहा है। लेकिन डिफेंस स्टॉक्स फोकस में आप दिखाइए, भारत डायनामिक्स 3.5% ऊपर है। पारस डिफेंस यहाँ पे भी अप मूव है 3.5% का। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यहाँ पे भी 2.5% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार की जो शुरुआत है वो बनती हुई दिखी है। 79,000 करोड़ रुपए के जो प्रिक्योरमेंट को अप्रूवल आया है डीएसी की ओर से, उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। तो भारत डायनामिक्स ऊपर है, जीआरएसई ऊपर है, डेटा पैटर्न्स ऊपर है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको एक स्टॉक पारस डिफेंस ये भी अच्छी खासी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कोचिन शिपयार्ड भी एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि शिपिंग कंपनीज जो हैं उनको मैसडॉक भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। उनको 60,000 करोड़ रुपए के आसपास के जो ऑर्डर्स हैं वो एक्सपेक्टेड है। एलारा कैपिटल की एक रिपोर्ट बता रही है। देखिए कोचिन शिपयार्ड भी करीब 2% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। सर, आप कह रहे थे कि लंबी अवधि का अगर नजरिया हो तो डिफेंस स्टॉक्स पे आप नजर रखिए। आपके प्रेफर्ड पिक्स कौन से इस पूरे स्पेस से? अगर आप शिप बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो आई थिंक शिप बिल्डिंग में मेरा प्रीफर विद मेजागोन होगा, क्योंकि थोड़ा करेक्शन भी आ चुका है। और जो लास्ट 2 क्वार्टर में अगर आप देखो तो उनके कुछ वन टाइम लॉसेस उन्होंने बुक किए थे 500 करोड़ के। आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में ठीक ठाक हो जाए तो वो दिखेंगे नहीं। और थोड़ा रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आई थिंक वो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में ज़्यादा रेवेन्यू। तो आई थिंक अगर जाना है तो मेरा प्रीफर पिक अगर शिप बिल्डिंग में तो फर्स्ट होगा मेजागोन, देन जीआरएसी एंड थर्ड कोचिंग शिपयार्ड। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये होगी बात डिफेंस स्टॉक्स की। इसके अलावा आप देखेंगे तो कोस्टल कॉर्पोरेशन जो कि श्रिम के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी, कल भी हमने आपको बताया था 20% का सर्किट लग गया था। आज भी देखिए 4.5% के आसपास की मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार की शुरुआत हुई। भले ही बाजार कमजोर है लेकिन फिर भी स्टॉक 4% के आसपास की
मजबूती यहाँ पे दिखा रहा है। कुछ और नाम जो कि आज ज़्यादा फोकस में है, लाइमलाइट में, उसमें कुछ मेटल स्पेस की कंपनियां हैं जो कि आज फोकस में है। उसमें हिंडाल्को देखिए, एक तो आप ये 3% ऊपर है और उसके साथ साथ नैल्को यहाँ पर भी 3% का अप मूव है, वेदांता भी 2.5% ऊपर है। तो ये चाइना वाला कनेक्शन है, चाइना के साथ अगर यूएस की डील हो जाती है तो जाहिर सी बात है फिर चाइना मेटल्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर भी है। तो उस हिसाब से नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता, इनमें हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। सर, वो जो चाइना और यूएस की बातचीत होनी है शी जिनपिंग साहब की, ट्रम्प साहब के साथ आज वार्ता भी है, उसको लेकर मेटल स्टॉक्स उत्साहित है, मेटल सेक्टर उत्साहित है। ये जो तेज़ी है इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स मेटल स्टॉक्स तो मैं भी काफी पॉजिटिव हूँ। और आप देखो पिछले एक दो क्वार्टर से आप काफी पॉजिटिव स्टॉक प्राइस मूवमेंट भी आए मेटल में, और यहाँ से तेजी लग भी रही। देखो ये कहीं ना कहीं टैरिफ और कहीं ना कहीं तो खत्म होगा। और जो चाइना और यूएस का ये जो बात चल, अगर ये होता है तो मेटल आई थिंक विल बी द फर्स्ट बेनिफिशियरी। तो ऑफ कोर्स किसी के भी पास है स्टॉक्स जैसे टाटा स्टील हो या जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, आई थिंक दे शुड कीप इट। यहाँ से अपमूव भी अच्छा लगा है। प्लस हमने इंडिया में भी अगर आप देखो तो डोमेस्टिक ग्रोथ मेटल का अच्छा है, अराउंड 9 से 10% आप स्टील में ग्रोथ देख रहे हो। प्लस हमने सेफ गार्ड ड्यूटी लगा के रखी हुई है, तो उससे वजह से डोमेस्टिक सेक्टर को भी फायदा हो रहा है। प्लस अगर टाटा स्टील की बात करें तो उनका आई थिंक यूरोप का बिजनेस भी धीरे धीरे अभी पिकअप कर रहा है। तो काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है इसके वजह से। आई थिंक मेटल एज अ सेक्टर आई थिंक अगर है तो आप बने रहिए। आई थिंक एक दो क्वार्टर और अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच आपको बता दें कि एक एफएमसीजी और दूसरा फार्मा, ये कुछ स्पेस है जहां पे आज प्रेशर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूं। कोलगेट देखिए, जिसके कल नंबर्स आए हैं, जिसके हम बातचीत भी कर रहे थे, 3.25% नीचे है ये। एचयूएल के नंबर्स कल आए थे, ये स्टॉक भी देखिए 3.25% की गिरावट आपको दिखा रहा है। दोनों ही बड़े नाम हैं, दिग्गज हैं, एचयूएल और कोलगेट, यहाँ पे गिरावट है। और तीसरा नाम इसमें जोड़ लीजिए आप, डाबर का, यहाँ पर भी 0.25% के आसपास की कमजोरी ही आपको नजर आएगी। अब आइए फार्मा की तरफ। फार्मा में आप देखेंगे सिप्ला, जिसकी हम खबर की बात कर रहे थे, ये 0.3% नीचे है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो एग्जैक्टली फार्मा तो नहीं, लेकिन हाँ हेल्थ केयर की बात करें तो एस्टर डीएम हेल्थ केयर, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 0.2% के आसपास की कमजोरी दिख रही है। तो सर, हमने एफएमसीजी तो ऑलरेडी डिस्कस किया है, एचयूएल के नंबर्स कल आए थे, उसके बाद रिएक्शन अब नेगेटिव साइड पर दिख रहा है। ये जो फार्मा में गिरावट आ रही है या हेल्थ केयर में अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कल हमने फोर्टिस में गिरावट देखी थी, आज एस्टर डीएम में हल्का फुल्का कमजोरी का रुझान है। इस फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में कैसे अप्रोच करें? गिरने दें, थोड़ा वेट कर लें, या फिर ये मौका अच्छा है एंटर करने का हेल्थ केयर स्टॉक्स में? देखिए हेल्थ केयर में ऑफकोर्स बाई तो करना ही चाहिए। ये एस्टेडियम की बात करें, फोर्टिस हो या अपोलो हॉस्पिटल हो, ऑफकोर्स ना बहुत ही अच्छा आगे जाके फ्यूचर भी है। और डबल डिजिट आप देखें एवरेज रेवेन्यू पर रूम चल रहा है, और रिजल्ट भी अच्छे खासे आए। तो ऑफकोर्स यहाँ से आई थिंक आप देखो बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, तो आई थिंक धीरे धीरे आप निम्बल कर सके, थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन आई थिंक एक मौका अच्छा होगा आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना। देखिए अगर अगर ट्रेड डील हो जाती है और रिजल्ट सीजन होपफुली जनवरी और मार्च से अच्छे आ जाएंगे, तो मार्केट में जो मूवमेंट है इसमें हेल्थ केयर वो होगा सेक्टर जो बहुत अच्छा खासा भाग सकता है। सो आई थिंक स्टार्ट कर दीजिए, फुल ऑन नहीं तो, लेकिन अगर 100 रुपए डालें तो 30-40 रुपए डाल के आप थोड़ा साइड और 2-3 इंस्टॉल में धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन ऑफकोर्स जो नाम हमने दिए आई थिंक वो स्टॉक्स अच्छे आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आज 52 वीक हाइस पर पहुंचे हैं, उसमें हिंडाल्को है। अच्छा, फेडरल बैंक है सर इसमें, इंडियन बैंक तो अच्छा चल ही रहा है। फेडरल बैंक की आज बोर्ड बैठक होने वाली सर, कल कोटक बैंक के नंबर्स आने हैं यार। फेडरल बैंक की आज पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड बैठक है, नंबर्स के साथ इन्होंने अनाउंस किया था। इस बैठक को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है सर? नहीं, फेडरल बैंक ओवरऑल भी अगर देखें तो स्टॉक तो अच्छा है। मूवमेंट इतना कुछ खास आया नहीं है, काफ़ी टाइम से प्राइवेट बैंक्स चले भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो फंडामेंटली आई लाइक दी स्टॉक, क्योंकि नो काफ़ी हद तक वो रिटेल और एसएमई बिजनेस में भी काफ़ी हद तक फोकस करने वाले, और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है। क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% के अबाव लग रहा है, और एडवांसेस जो लास्ट टाइम जो कम ग्रो हुए तो होपफुली आगे जाके होगा। डिपॉजिट ग्रोथ भी कुछ 10-11% की बातें करी। अगर अगर हम लोग देखें तो धीरे धीरे वो गोल्ड लोन सेगमेंट में भी काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक मैं पॉजिटिव, और स्टॉक में इतना मूवमेंट नहीं है तो हुआ नहीं है, तो आई थिंक ये इस लेवल पे तो किसी को भी लॉन्ग टर्म करना है तो आप कर सकते हैं। और जो बैठक है अभी मुझे पता नहीं क्या आएगा, लेकिन ओवरऑल आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ूंगा। वो है सर वोडाफोन आइडिया को लेकर। अब मंडे को यानी कि सोमवार को 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और स्टॉक को कैसे अप्रोच करें? आज 1% नीचे, कल अच्छा मूव था, 9 रुपये 60 पैसे तक उछल गया था।
आई थिंक कितनी बार ये डिले हुआ मुझे भी याद नहीं है। आई थिंक कितने टाइम से हियरिंग डिले हो रहे हैं तो हर टाइम ये हियरिंग डिले हो जाती है। लेकिन आपको देखो 9 रुपये 40 पैसे, तो ये अब वही होता है, 10-11 रुपये जाता है वापस नीचे आ जाता है। तो ट्रेडिंग का स्टॉक है, हमें भी पता है लॉन्ग टर्म तो कोई स्कोप नहीं है। तो ऑफ कोर्स जिसके पास है बने रहिए हियरिंग तक, और स्टॉप लॉस लग गया तो लग गया, लेकिन अगर हियरिंग आएगी तो 11 रुपये 12 रुपया तो निकल जाना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि उससे कुछ इनकी फंडामेंटल पोजीशन चेंज नहीं है। तो आई थिंक एज ए ट्रेडर की तरह खेले, इसमें लॉन्ग टर्म तो बनता नहीं, लेकिन 11 रुपये आता है अगर पॉजिटिव तो आई थिंक निकल जाना है, और नहीं तो स्टॉप लॉस लगा के चले, 9 रुपये के आसपास लग गया तो लग गया। ठीक है, 9 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, 11 रुपये के आसपास की उम्मीद में आप इसमें बने रह सकते हैं, केवल अगर आप ट्रेडर हैं। लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी तरह की कोई व्यू नहीं है, कोई राय नहीं है इस स्टॉक की जहाँ तक बात है। अच्छा, आपको बता दूं आज प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन दिखेगा। मिड वेस्ट लिमिटेड की आज लिस्टिंग होने वाली है, वो 9:45 पे जब सेटल होगा तो आपके सामने लेकर आएंगे। तो हमारे पास 20-25 मिनट के आसपास का समय है। तब तक हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं सवाल जवाब शुरू कर लेते हैं और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, वो कि भारी मात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने सवाल पूछ भी चुके हैं। अंशु तोमर जी का पहला सवाल है, ये हमारी प्राइम मेंबर हैं और कह रही सर आस्क ऑटोमोटिव 575 ₹575 के प्राइस पर है, प्रिंस पाइप्स है 352 पर लिया है, 6 मंथ के टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए, मेरा लेवल आने के कितने चांसेस हैं। DCX सिस्टम भी है इनके पास, कह रही हैं 284 पर है, ये कैसा शेयर है, ग्रोथ के चांस हैं क्या इसके। 3 सवाल हैं इनके। मैंने डीसीएक्स लास्ट सुना तो उसके बारे में बोल दो। डीसीएक्स देखिए परफॉर्म पता नहीं क्यों कर नहीं रहा है, आई डोंट नो। ओवरऑल अगर आप देखो तो उसका परफॉर्मेंस रिजल्ट भी ठीक ठाक आए थे, डिफेंस का है, लेकिन उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन आई थिंक आप बने रहिए, होपफुली ये क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होगा तो मूवमेंट आनी चाहिए, स्टॉक ने परफॉर्म किया तो आई थिंक इसमें बने रहिए आप। आसम ऑटोमोटिव की बात करें, स्टॉक अच्छा है। अगर आप देखो तो परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, और ऑटोमोटिव एंसिलरीज नो काफ़ी अभी अच्छा कर भी रहे, और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम आई थिंक आज का बड़ा नाम है। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो आपका आई थिंक ऊपर के लेवल पे बाय किया हुआ है, लेकिन आप बने रहे, आई थिंक आपका लेवल आ जाएगा, और थोड़ा लॉन्ग टर्म रखे तो ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सर थर्ड स्टॉक कौन सा था? प्रिंस पाइप है सर, 352 का प्राइस है इनका। हाँ, प्रिंस पाइप। सो प्रिंस पाइप की अगर हम लोग बात करें तो देखो पाइप्स के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। प्रिंस पाइप की बात करूँ तो आप फंडामेंटली ये काफ़ी मुझे वीक लग रहे हैं। आप देखो सेल्स ग्रोथ देखो, या कोई 3 साल से कुछ है नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं है, और मुझे जो लास्ट सुना था मैनेजमेंट का आउटलुक भी इतना ग्रेट नहीं था। तो आई थिंक ये एक स्टॉक होगा जो मैं बोलूंगा कि थोड़ा भी ऊपर आता है तो आप सेल करके आई थिंक बेटर स्टॉक्स में जा सकते हैं। प्रिंस पाइप थोड़ा सा भी ऊपर आए उछाल पर आप बेचकर निकलने की कोशिश कीजिए, ये राय फिलहाल आपके लिए आ रही है। शशि भूषण प्रधान जी कह रहे हैं, हमारे प्राइम मेंबर ही हैं, कह रहे हैं सर ITI बाय कर रखा है 328 के रेट पर, मीडियम टर्म का व्यू आपका चाहिए, और ATGL से निकल के क्या अदानी पोर्ट या फिर श्रीराम फाइनेंस, कहाँ जाना ठीक रहेगा इन दोनों में से। आई थिंक अगर यहाँ से अगर आपको निकलना भी है तो आई थिंक अदानी पोर्ट, आई थिंक वो एक बेटर ऑप्शन होगा, थोड़ा सेफ होगा। क्योंकि नो जिस तरह से पोर्ट इंडस्ट्री चल रही है, और जिस तरह से देख रहे हैं कि वहाँ एक सेक्युलर ग्रोथ दिख रहा है। अदानी टोटल गैस का क्या होता है कि काफी हद तक गैस प्राइसेस पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड होते हैं, प्लस उनका जो कोलैबोरेशन है, तो वहाँ आपकी वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। तो अगर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, आई थिंक अदानी पोर्ट विल बी मच बेटर ऑप्शन देन ATGL फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, अदानी पोर्ट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और सर ITI रखा है इनके पास 328 के रेट पर। IGL, IGL की बात ITI करो तो ITI ITI, ओके सॉरी। जी। सो ITI की बात करिए तो ऑफ कोर्स मैं इतना इसमें अगर आप देखें तो पॉजिटिव नहीं हूँ। अगर आप चाहो तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि इन सब स्टॉक्स में ना काफ़ी हद तक टेलीकम्युनिकेशन में है, लेकिन अगर आप देखो ना तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी लंपीनेस है, और ऊपर नीचे होता है, ये भी लॉस मेकिंग है काफ़ी टाइम से, और रेवेन्यू आ रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नेगेटिव। तो यहाँ से प्लीज आप चाहो तो निकल के भारतीय एयरटेल है वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ आई थिंक सेक्युलर ग्रोथ है कंपेरेटिवली। अच्छा सर, मैंने वोडाफोन आइडिया की बात करी थी आपसे, वोडाफोन से लिंक्ड एक स्टॉक है इंडस टावर्स। वोडाफोन आइडिया में अगर कोई भी पॉजिटिविटी बनती है, कोई रिकवरी की उम्मीद बनती है, कुछ अच्छी खबर आने की बातचीत नहीं, सुबगाहट भी आती है, तो इंडस टावर्स भी साथ में चला जाता है। इस कंपनी को लेकर आपका व्यू किस तरह का है? आप तो ये भारतीय एयरटेल ग्रुप की कंपनी है।
नहीं, इस ग्रुप में कंपेरेटिवली ऑफ कोर्स वोडाफोन आइडिया से तो अच्छा ही स्टॉक है। और ऑफ कोर्स वोडाफोन आइडिया में कोई भी पॉजिटिव तो इनको पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन देखिए ये स्टॉक जैसे आपने भी बोला, ये स्टॉक काफी सस्ता है, उसमें कोई डाउट नहीं, 10 के पी पे चल रहा है। ओके। लेकिन ये भी डिपेंडेंट होता है बाकी सब टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पे, तो इसमें क्या होगा कि सर्टेनिटी नहीं दिखती। देखो स्टॉक खराब नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल के खराब है, लेकिन कुछ भी वोडाफोन आइडिया को आएगा, उसको जुकाम भी आएगा तो इंडस टावर हिल जाएगा। तो ऐसे स्टॉक में क्यों जाना है? बेटर है आप जहां क्लियर डायरेक्शन हो, तो जो भारतीय एयरटेल तो वहां जाओ। तो इंडस टावर खराब स्टॉक नहीं है, लेकिन आपको हमेशा एक नजर वोडाफोन आइडिया पे रखनी पड़ेगी, जिसके वजह से मैं थोड़ा नेगेटिव हो जाता हूँ इंडस टावर पे। अच्छा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच हमारे कई सारे दर्शक हैं, पहले अपना नमन करते हैं, पहले अपना या तो सत श्री अकाल करेंगे या प्रणाम करेंगे। एक शंकर सिंह जी हैं हमारे, बहुत ही प्यारे दर्शक हैं, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कुलवीर सेखो जी हैं। तो अपना सवाल बाद में पूछेंगे, पहले ज़रूर एक गुड मॉर्निंग, एक नमन टाइप का, एक प्रणाम टाइप का एक मैसेज ज़रूर भेजते हैं। तो बहुत ही प्यारा जेस्चर है इनकी तरफ से। इनके सवाल भी देखता हूँ, अगर मुझे नीचे मिल जाएंगे, मैं स्क्रॉल करता हुआ चल रहा हूँ। अंशु तोमर जी ने अपना सवाल बहुत बार पोस्ट किया हुआ है, तो इनका सवाल पहले अगर ख़त्म होगा तो जाके दूसरे सवाल सामने आएंगे। चलिए, इस बीच एक सुमीर जी का सवाल मुझे दिखा था, मेरी लिस्ट अपडेट होगी। आशीष जी का सवाल ले रहा हूँ, कह रहे हैं नमस्कार सर, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन। आई हैव एक्सिस बैंक एट 1178, 1178 रुपये पर सर एक्सिस बैंक है। आरबीएल बैंक 287 रुपये की खरीद का भाव है, और उनके पास रेमंड रियल्टी भी रखा है सर 604 रुपये का, और चौथा नाम है हिंदुस्तान जिंक का 506 रुपये के भाव पर। इसके टारगेट पूछ रहे सर अगले 2 से 3 महीने के। 4 स्टॉक है सर, इनमें से जो भी आप एड्रेस कर सकें। देखिए एक्सिस बैंक ऑलरेडी भाग चुका है, अगर आप देखें तो 1050 था, अभी तो आई थिंक 1250 के आसपास है, तो ऑलरेडी काफी हद तक जो रिजल्ट का कहते हैं ना कि इम्पैक्ट था वो आ चुका है। तो इसमें मुझे मूवमेंट मे बी 5-10% की मैक्सिमम मूवमेंट दिख रही है, क्योंकि वो 2-3 महीने की बात कर रहे हैं। 5% की मूवमेंट ज्यादा नहीं दिखी, क्योंकि ऑलरेडी ये भाग चुका है। दूसरा था रेमंड रियलिटी। रेमंड रियलिटी में ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा ऊपर आ रहा है, और ये फंडामेंटली भी मुझे ये स्टॉक काफ़ी कहते हैं ना कि लपी है थोड़ा, और पता नहीं चलता है कि किस तरह जाएगा, क्योंकि काफी रियल एस्टेट है, तो हमको भी पता नहीं है कि किस तरफ जाएगा, और जिस तरह के उनका ऑपरेशंस है। तो मैं यहाँ एक ही बात हूँ, आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 657 है, अगर 620 या 630 का रखा है, और जितना ऊपर सके खींचते जाइए। आई थिंक 2-3 महीने में अगर नीचे होते तो आप निकल जाइए। हिंदुस्तान जिंक की मैं अगर बात करूँ तो ये स्टॉक अच्छा है, ऑलमोस्ट 488 चल रहा है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा आप देखें तो मूवमेंट अभी थोड़ा नीचे है, लेकिन सिल्वर के भाव जिस तरह से जा रहे हैं, लेकिन सिल्वर थोड़ा नीचे आता है तो ये भी नीचे आता है, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम। लेकिन इसमें बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी इतनी जल्दी, क्योंकि काफी हद तक प्राइस्ड इन है। तो यहाँ मुझे बड़ा टारगेट में बोल नहीं सकता, ये कुछ 510 520 के आसपास होगा, लेकिन आप बने रहे लॉन्ग टर्म रखोगे तो आई थिंक 2-3 क्वार्टर में ये वापस थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है। और सर फोर्थ मुझे याद नहीं है कौन सा स्टॉक था। आरबीएल बैंक था सर। आरबीएल बैंक का, आरबीएल बैंक जी। का तो आई थिंक वो बातें चल रही है सेल्स टेक की, तो उसके वजह से भाग रहा है। इसको पकड़ के रखो, लेकिन स्टॉप लो, अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो भाई स्टॉप लॉस लगा के चलना, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने फंडामेंटल से तो काफी दूर भाग गया है, क्योंकि वो स्टेक एक्विजिशन की बात है इसलिए। तो 300 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, जितना खींचता है खींचे, लेकिन जब स्टेक सेल होगा, नए मैनेजमेंट आएगी, देन वी हैव टू सी कि किस तरह से होगा। अच्छा, भाव तो 280 का ही है सर, नया मैनेजमेंट बड़ा ट्रिगर है क्या? नया मैनेजमेंट ही ट्रिगर है मेन तो। चलिए, ठीक है, परफेक्ट है। तो नया मैनेजमेंट, नई उम्मीद, नया उत्साह, नई होप लेकर आ रहे हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि 280 पर डील हुई है। ओपन ऑफर भी आ चुका है 280 रुपये के दाम पर ही। उसके बावजूद देखिए स्टॉक में उत्साह या फिर पॉजिटिविटी अभी भी बरकरार है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। ये सवाल हमें मिला है सर सुमीर जी की तरफ से। सुमीर जी हमारे प्राइम मेंबर ही हैं, कह रहे हैं सर मेरे पास एसएमएल इसूजू हैं, 54 शेयर हैं सर, 3565 का प्राइस है इनका। ओसवाल पंप्स इनके पास हैं, 70 शेयर हैं, 816 रुपये की खरीद का भाव है। शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए सर इनको, कह रहे हैं कि टारगेट बताइए, और क्या मैं इसको एवरेज भी कर सकता हूँ इन दोनों स्टॉक्स को? देखिए एसएमएल स्टॉक अच्छा है, एसएमएल स्टॉक अच्छा है, और अभी काफी हद तक करेक्ट भी हो चुका है।
अगर आप देखो तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखे 4500 के ऊपर चला गया था, वो काफी हद तक नीचे आ चुका है और फंडामेंटली इतना बुरा भी नहीं है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, M&M इसको एक्वायर करने की बात है, चले तो 40%, तो आई थिंक ये स्टॉक पे बने रहिए। अब एवरेज की बात करें तो आप धीरे धीरे कीजिए, एक साथ मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं है बॉटम कहाँ जाके। लेकिन आई थिंक अभी यू कैन स्टार्ट एवरेजिंग अगर आपको करना है, लेकिन एक दो बार करना, ज्यादा मत करना। लेकिन यस, आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। और सर दूसरा स्टॉक कौन सा था? अच्छा, इनका दूसरा सवाल तो मैं भी भूल गया सर, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा हाँ, ओसवाल पंप्स, मैं पीसीआर से सपोर्ट आ गया सर। ओसवाल पंप्स, हाँ। सो ओसवाल पंप्स की अगर हम लोग बात करें तो नो, अगर फंडामेंटली में देखूँ तो स्टॉक ठीक ठाक है, अच्छा है। एंड अगर अब अभी ये स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई से तो 15% डाउन है। आई थिंक ये स्टॉक फंडामेंटली तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, आई थिंक। और यहाँ से भी मुझे क्वार्टरली रिजल्ट भी लग रहा है कि जिस तरह से दिख रहा है कि होपफुली अच्छा आना चाहिए, तो इसमें भी बने रहिए, आई थिंक ठीक है, इसमें बने बने रहिए रहिए। इसमें। इसमें होता क्या है ना सर, अगला सवाल ढूंढ के रखना पड़ता है, वरना बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि कई हमारे ऐसे प्यारे प्यारे दर्शक हैं, अपने सवाल बहुत बार पूछ कर देते हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है, उस लिस्ट में से छांट छांट के स्टॉक्स निकालने होते हैं, उनके नाम निकालने होते हैं। फिर इसमें ये भी होता है कि सीक्वेंस भी फॉलो करना होता है। पकड़ लेते हैं सर, एकदम से कमेंट आ जाते हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हमारा सवाल नहीं ले रहे हैं, किसी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिल जाती है। थोड़ा डर लगता है सर, और कोई बात नहीं है, प्राइम मेंबर्स है हमारे प्यारे प्यारे। तो नैन्सी जी का सवाल है सर, इनका सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है सर, अगर आप इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर पाए। मैं इनका सवाल पढ़ देता हूँ। कह रही हैं कि गुड मॉर्निंग, आई सी बेरिश MACD क्रॉसओवर्स इन मिंडा कॉप एट 589। अब इनका एंट्री प्राइस है या फिर इस लेवल पर इनको थोड़ी दिक्कत दिख रही है, कमजोरी दिख रही है। जैकॉप 163 पर ये बता रही हैं, कीपिंग इन माइंड दैट दीज आर स्टिल लैगिंग वाइल मार्केट वेंट अप। तो मतलब बाजार ऊपर चला गया लेकिन ये स्टॉक्स नहीं चले हैं, जिस वजह से कह रही हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में शायद नेगेटिव जो रुझान है वो बनता है, वो दिख रहा है। व्हाट लेवल्स सो यू सी इन शॉर्ट टर्म टू एग्जिट। तो इनको आई थिंक रखे हुए हैं इनके पास, तो इनको एग्जिट करना है। अब ये पूछना ये चाहती हैं कि किन लेवल्स पर निकल जाए तो ज़्यादा सही है। मुझे ट्रेडर लग रही है सर, इनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है। जी देखो, ट्रेडर का तो मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मिंडा कॉप के अगर मैं फंडामेंटल देखो तो बहुत अच्छे हैं। आप देखिए, वन ऑफ द बेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, ईवी पे बहुत बड़ा फोकस है। और जो लेवल पे अभी स्टॉक है थोड़ा महंगा है, क्योंकि 53 का पी ऑलमोस्ट ना, आप कह सकते हैं कि नॉर्मली ऑटो एंसिलरी के इतने हाई पी नहीं होते। तो मैं इस पे तो मैं बोलूंगा कि यस, थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा नीचे आ सकता है, मे बी 5-10%। और वहां आपको एक्यूमुलेट करना है, कर सकते हैं। अगर आपको निकलना है शॉर्ट टर्म का वो है, तो ये इस लेवल पे आसपास आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बोलोगे तो मैं तो बोलूंगा बने रहो, ये स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। और रही बात, आई थिंक जय कॉप था दूसरा, इफ आई एम नॉट जी जी रॉन्ग। तो जी। जय कॉप, ऑफ कोर्स ये स्टॉक अगर आप देखें तो नो, फंडामेंटली भी वीक है। और जिस तरह से तेजी आई थी और बाद में एक तरह से बड़ा डाउनफॉल है, अभी ये ऊपर वापस जा रहा है। लेकिन मुझे ये फंडामेंटली काफी वीक लगे, तो ये तो और नीचे जा सकता है। तो ये तो आपको जब भी मिले आई थिंक निकल जाना चाहिए। ऑफ कोर्स स्टॉक लास्ट टाइम क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत अच्छा नो उनका आया था, लेकिन वो एक तरह के ना एक अदर इनकम आ गई थी, इसके वजह से इनका PNL बूस्ट हुआ था, इसके वजह से थोड़ी तेज है। लेकिन ओवरऑल आई एम नेगेटिव, तो आप इस लेवल पे भी निकलना है तो इसमें निकल सकते हो। ठीक है, ओके सर। एक ना हमारे वैसे वैसे मैं ना एक सर क्वेश्चंस देख रहा था ना, जब मैं कह रहा था ना कि हमारे दर्शक नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, नाराज़गी आ भी गई है। आशीष जी कह रहे हैं, सर माय क्वेश्चन वाज फर्स्ट, यू आर नॉट टेकिंग क्वेश्चंस इन ऑर्डर, दैट मीन्स वी हैव टू कीप अ कॉपी पेस्टिंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। तो आशीष जी मैं अब अपना सीना चीर के तो दिखा नहीं सकता, लेकिन मुझे सबसे पहले अंशु तोमर जी का सवाल दिखा। अब मेरी लिस्ट मैं आपको कैसे स्क्रीनशॉट लेके बताऊं या कैसे बताऊं? अगर मुझे आपका सवाल दिखता, मैं आपका अगर ये नाराज़गी वाला पार्ट ले सकता हूं, तो फिर आपका क्वेश्चन लेने में मुझे क्या हर्ज था? तो सर नहीं, वो आपकी ठीक है, आपने क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट पहले। जो होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो हाँ रिपीट है नहीं उसके वजह सर, ये से कह वो रहे हैं कि लिंक छूट सबसे पहला जाती है। क्वेश्चन इनका था, इनकी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि इनका सवाल सबसे पहले था, तो मैंने स्किप क्यों किया? तो मुझे अगर दिखता तो आशीष जी लेने में कोई ऐसी वो हर्ज नहीं था, लेकिन आपका सवाल मुझे दिखा ही नहीं। अब मेरी लिस्ट या आपकी लिस्ट, आपने ठीक है पहले सवाल पूछ किया होगा, मैं मानता हूँ, आई एग्री।
लेकिन मुझे आपका सवाल नहीं दिखा। आप छोड़िए, मैं कह रहा हूँ गुस्सा छोड़ दीजिए, आप अपना सवाल पोस्ट कर दीजिए, मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। ऐसी वो वाली बात नहीं है, आप नाराज़गी मत जाहिर कीजिए, बड़ा डर सा लगता है। अच्छा, इनका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इनका लिए तो है सर हमने, एक्सिस बैंक वाला क्वेश्चन इन्हीं का तो था, रेमंड रियल्टी, हिंदुस्तान जिंक और आरबीएल बैंक वाला। उससे पहले ही ओके नाराज़गी ओके इन्होंने जाहिर कर दी थी और फिर उसके बाद क्वेश्चन पोस्ट किया था, मैंने नाराज़गी इनकी बाद में देखी। ओके ओके गॉट, ठीक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हर किसी को ये लगता है कि अगर मैं सीक्वेंस में चलता हूँ तो मेरा सवाल भी, मतलब जिसने भी पोस्ट किया है वो सीक्वेंस में लिया जाना चाहिए। फेयर इनफ सर, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको दोबारा दोबारा पेश करने की ज़रूरत नहीं है, जो दोबारा दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं उनका सवाल लिया जाएगा। इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत रहिए। एक बार भी सवाल लिया जाएगा, बाद में नीचे कितनी बार भी कॉपी पेस्ट किया हो तो दोबारा लिया नहीं जाना है। तो सवाल तो आपका एक ही बार लिया जाएगा, नज़र पड़ गई तो एक ही बार में पड़ जाएगी। बार बार पोस्ट करने पर भी आपको लगता है कि सवाल पहले ले लिया जाएगा, इस तरह से आप बिल्कुल मत सोचिए। अच्छा सर, एक पीसीआर की तरफ से हमारे एक क्वेश्चन आया है अदानी पावर को लेकर। सर, किसी के पास 20 शेयर रखे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अदानी पावर पर आपका व्यू दे दीजिए, क्या करना चाहिए, इस पर अपसाइड है, बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? नहीं, अदानी पावर अच्छा स्टॉक है। अगर देखो वैल्यूएशन की दृष्टि ये देखो तो काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू टाटा पावर देखो या बाकी सब पावर कंपनीज। और उसका वो जो केस चल रहा है यूएस में अदानी ग्रीन के सामने, उसमें ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक थर्मल पावर में आई थिंक बेस्ट प्ले होगा। अगर फंडामेंटली अगर आप वैल्यू पिक देखें तो अदानी पावर है, तो बने रहिए। आई थिंक इस लेवल पे तो मुझे और यहाँ से अपसाइड दिख रहा है। चलिए ठीक है, ओके। और अपसाइड दिख रहा है और बाजार में भी देखिए अपसाइड आ गई है। एक बार ज़रा निफ्टी दिखा दीजिए, जो खुलते ही लाल निशान में फिसल गया था, अब वहाँ पर लोअर लेवल से देखिए रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी में फिलहाल आपको दिख रहा है 25,912 का लेवल। मेरी स्क्रीन पे मुझे 21-22 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से रिकवरी आ चुकी है। हम एक समय 25,900 के नीचे भी फिसल गए थे। 35 पॉइंट की बढ़त सेंसेक्स में है, 84,600 के आसपास फिलहाल लेवल दिख रहे हैं और 40 पॉइंट की बढ़त आपको बैंक निफ्टी में दिखेगी। और IT इंडेक्स ज़रा ये दिखाइए, ये आ गया है अब ऑलमोस्ट आधा % ऊपर। तो आई थिंक नीचे से अगर किसी सेक्टर या स्टॉक ने किसी ने मदद ज़्यादा करी है तो वो आईटी सेक्टर ही है। देखिए किस तरह से बाउंस बैक हुआ है, तो आईटी ने आई थिंक खींचा है। एक बार इन्फोसिस टीसीएस दिखा दीजिए, क्या यहीं से ज़्यादा मदद देखने को मिली है? ये दोनों स्टॉक्स ज़्यादा फोकस में, लाइमलाइट में रहते हैं, इनका इंडेक्स में वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्फोसिस देखिए आप, यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हुई। टीसीएस दिखाइए एक बार, क्या वहाँ से ज़्यादा मदद देखने को मिली है या फिर कोई मिड कैप आईटी प्लेस है? टीसीएस, ओहो सर, इसने खींचा है। टीसीएस में रिकवरी आई है, जिसके दम पर आईटी इंडेक्स ऊपर आया और आई थिंक बाजार में भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। एक बार रिलायंस भी दिखा दीजिए, इसमें किस तरह का रुझान है, क्योंकि वेटेज इसका भी ज़्यादा है। कल हायर लेवल से 3% हल्का होकर स्टॉक बंद हुआ था। रिलायंस और सर टीसीएस, इन दोनों पे आपकी राय दीजिए। लो लेवल से इनमें काफ़ी अच्छी रिकवरी बन रही है। रिलायंस तो ऑफ कोर्स नो काफी हद तक वैल्यू पिक है एक तरह से। आप लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला था, आई थिंक 2 साल का अगर आपका व्यू हो तो आई थिंक देखो रिजल्ट ठीक था, इतना कुछ ग्रेट नहीं था, लेकिन जो बातें अभी होगी वो फर्स्ट आई थिंक मे बी जून तक वो जो डीमर्जर की बातें हो रही जियो की, जियो टेलीकॉम की, तो आई थिंक वो एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होगा। फिर रिलायंस रिटेल में भी उसके बाद के साल में होगा, तो वो प्ले है। अभी ज्यादा रिजल्ट में तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना कुछ ऊपर नीचे होगा, तो आई थिंक, लेकिन वो बड़ा बहुत बड़ा प्ले है आई थिंक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को चाहिए तो वो लेके रखे 6 महीना, ये जैसे ही अगर डीमर्जर होता है आई थिंक वो अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग मिलेगा। रही बात इन्फोसिस की ऑफ कोर्स रिजल्ट तो ठीक था, लेकिन रेवेन्यू गाइडेंस से आई एम नॉट इम्प्रेस एट ऑल। और मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत बड़ी दिक्कतें हैं एआई रिलेटेड इन सब के सामने, जो टाइम लगेगा, 1 आध साल 2 साल इन सबको स्टेबलाइज होने में। एंड यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो आई थिंक वो एक अवॉइड होगा। लेकिन रिलायंस विल बी बाय एट दिस लेवल ऑल्सो। चल, बिजनेस की बात ठीक है सर, कोर है, इसके बिना तो बातचीत नहीं चलती है, इसी से सब कुछ चलता है, धंधा चलेगा तो ही स्टॉक चलेगा। लेकिन सर, ये जो बायबैक में प्रमोटर्स ने मना कर दिया है पार्टिसिपेट करने से, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये स्ट्रांग केस बना देगा लोगों के खरीदारी करने का, फ्रेश लेकर भी टेंडर करने का? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक बात बताऊं कि देखो, अगर धंधा चलाना है इन लोगों को तो बायबैक ही क्यों किया? कभी इन लोगों ने इनोवेशन में क्यों नहीं डाला? एआई का इम्पैक्ट तो 5 साल से पता था। जी। एनवीडिया देखो, पूरा का पूरा प्रॉफिट वापस वो डाल देते वापस रिसर्च में। मेटा देखो, गूगल देखो, वो कितना कभी भी इतने बायबैक या इतना बड़ा बड़ा करते नहीं। लेकिन हमारे वहाँ टीसीएस इन्फोसिस सब बायबैक पे लगे रहते हैं, तो क्यों करते हैं? इनके पास 40,000 करोड़ का कैश है, कभी भी एआई कंपनी बाय कर सकते थे 5 साल में। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने सुना था विशाल सिक्का 10 साल जी पहले जी जी, वो एआई आई का थिंक ही हमने लेके डिस्कस आ भी रहे किया थे। था। हाँ,
तो तभी भी विशाल सिक्का जी भी अभी नहीं है, तो इसलिए आई एम नॉट, अब जो भी रीजन हो हम वो नहीं ले रहे तो बात अलग है, लेकिन आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस स्टॉक, क्योंकि ये बायबैक ही क्यों करे पहली बात तो। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच संजीत कुमार जी कह रहे हैं कि सर एसएमएल महिंद्रा, जो पहले एसएमएल इसूजू था उसका नाम अब एसएमएल महिंद्रा हो गया है, तो ये सर इनके पास 2,850 रुपये के रेट पर 50 शेयर पड़े हुए हैं, इसकी बात हमने पहले भी की है। और दूसरा इनके पास अदानी पोर्ट्स 1,401 रुपये के रेट पर हैं, कह रहे हैं कि 100 शेयर मेरे पास हैं। तो सर बातचीत तो वैसे दोनों शेयरों की हुई है, प्राइस ही अलग आ गया इनका, 1,401 रुपये का अदानी पोर्ट्स रखा हुआ है इनके पास। नहीं, दोनों रखे लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों अच्छे स्टॉक्स है। आई थिंक अच्छा डिसेंट मूवमेंट आएगा। एसएमएल में भी आई एम क्वाइट पॉजिटिव, क्योंकि महिंद्रा ने अभी टेक ओवर किया है और द वे दे ऑपरेट इज मच बेटर, तो आई थिंक एसएमएल को डायरेक्टली फायदा होगा इस, तो एसएमएल महिंद्रा एंड प्लस अदानीपुर तो मैंने ऑलरेडी से आई थिंक दोनों रखी है। ठीक है, ओके। एक बार सर अनंतराज पे भी आपका व्यू दीजिए। पुष्पा सेठी जी हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही कि 100 शेयर मैंने ले रखे हैं 645 रुपये के दाम पर। अब व्यू शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है पता नहीं, इनके दाम से 23 रुपये नीचे है, पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं। नहीं, अनंतराज काफी नीचे आ गया, 720 चल रहा था, 620 आ गया बीच में, वो जो आई थिंक क्या था, बायबैक था या आई डोंट रिमेम्बर। क्यूआईपी था सर। 670 क्यूआईपी था, सॉरी। तो उसके उससे भी नीचे आ गया, लेकिन आई थिंक ये वैल्यूएशन काफी अपीलिंग है, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे आया है। अगर आपको डेटा सेंटर पे प्ले करना है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्टोरी। और उस थीम पे जाएंगे, और डेटा सेंटर बहुत बड़े होंगे भी सही आगे जाके, एआई का जिस तरह से दबदबा होगा। और प्योर डेटा सेंटर प्ले तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इंडिया में कोई प्योर डेटा सेंटर प्ले नहीं है। अनंतराज अभी भी अगर आप देखो तो 90% डीएलएस से 5-10% डेटा सेंटर, लेकिन आगे जाके वो 25-30% होगा, तो उस पे मैं पॉजिटिव हूँ। तो आई थिंक ये वैल्यूएशन पे आई थिंक आप जरूर रखिए। आई थिंक ये 640 जो आपका भाव, आई थिंक वो आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक 622 रुपये का ही प्राइस है सर, जहाँ पे इन्होंने क्यूआईपी रेस किया था, जो उसका प्राइस तय किया गया था। ठीक है, आई थिंक अच्छा। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो हमारे प्राइम मेंबर्स के सवाल है ना, वो मैं ले चुका हूँ। एक मैं सवाल हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं राजीव कुमार जी, एसडब्ल्यू सोलर को लेकर उनका सवाल मैं पढ़ रहा था सर। उनके पास रखे हुए थे, मैं प्राइस भूल गया, मेरे सामने सवाल था, लिस्ट बहुत तेज़ी से अपडेट हो रही है। उनका सवाल ये था कि क्या एसडब्ल्यू सोलर यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है। इस बार के जो नंबर्स आए थे ना सर, इनके नंबर्स बहुत ही निराशाजनक थे। नहीं नहीं, एस डब्ल्यू सोलर जैसे आपने बताया कि नंबर्स भी अच्छे नहीं है, उन्होंने एक बड़ा राइट ऑफ लिया है। और ऑनेस्टली नो काफी देखिए खुद, ये जो हम मिस्त्री की जो बात करें, उनकी कंपनी है शेरपोजी पुलन जी ग्रुप की, और वो पूरा जी जी। डेट में चल रही है। वो डेट का जो इश्यू है वो बहुत बड़ा है, और ये सब चीजें इन सब ग्रुप कंपनीज में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। इतना बड़ा राइट ऑफ किया, आई थिंक उनका एक केस भी चल रहा है, तो प्लीज इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर अगर आपको सोलर में ही जाना है तो आई थिंक वारी एनर्जीज हो या प्रीमियम एनर्जीज, आई थिंक दैट विल बी अ बेटर प्ले। यहाँ थोड़े काफी बड़े इश्यूज दिख रहे हैं। वारी और प्रीमियर आप कह रहे हैं। अच्छा, इसमें पता क्या है ना सर, लोग क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि इसमें मुकेश अंबानी साहब जी का भी स्टेक है, तो वो एक फैक्टर है शायद जो कि ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करता है। हाँ हो सकता है, लेकिन ये ग्रुप ही बहुत बड़े प्रॉब्लम में ऐसा लग रहा है, इसलिए थोड़ा दूर रहे तो बेटर है। ठीक है, तो सोलर ग्रुप में अगर आपको रहना ही है, सोलर स्पेस में वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज ये स्टॉक्स हैं जिन पर आप फोकस करें, वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। स्वप्निल जंगम जी का सवाल है, कह रहे गुड मॉर्निंग सर जी, प्लीज़ गेट मी व्यू ऑन बेलराइज इंडस्ट्रीज, बाइंग प्राइस 152 का है सर। ये हाल ही में आया जो आईपीओ है, ये ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है। और दूसरा डाया कैप्स, आई थिंक ये डायमंड केबल्स की बात कर रहे हैं, बाइंग प्राइस कह रहे हैं मेरा 160 रुपये का है। और तीसरा नाम इनके पास है सर सम्मान कैपिटल का, बाइंग प्राइस 165 रुपये का इनका। तो बेलराइज तो बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अगर नो जो जो सेगमेंट में पॉलीमर कंपोनेंट सस्पेंशन मिरर सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक, आई थिंक काफी बड़ा इनका ऑलरेडी नो ऑर्डर बुक है। आई थिंक ये स्टॉक तो बने रही है, ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम, थोड़ा लॉन्ग टर्म बने रहिए। सम्मान कैपिटल आई एम नॉट एट ऑल पॉजिटिव। सम्मान अभी तक इन्वेस्टर को सम्मान नहीं दिया है, 3 साल से इतना रिटर्न भी नहीं दिया है। आई थिंक उसको अवॉइड ही कीजिए। अब ये जो बातें नहीं चल सर, रही है भाई, इसने ठीक और किया।
उसने टेक ओवर किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दोगे क्या फर्क पड़ता है। एज ए इन्वेस्टर हमें देखना है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, नहीं देता है तो भी भूल जाओ। तो मुझे नहीं लगा सम्मान के, बाकी बहुत सारे एनबीएफसी है जो नजर में आप रख सकते हो। आई थिंक तीसरा कौन सा था, तीसरा स्टॉक कौन सा था सर? मैं तीसरा बता रहा हूँ सर, इसमें ना अच्छी बात यह है, सिल्वर लाइनिंग ये है कि इनका 165 का लिया हुआ है। एक बार समान कैपिटल दिखा दीजिए। 165 का लिया है और इनका पैसा बन रहा है सर 15-17 रुपए। तो आप क्या कहेंगे, लेकर निकल जाना चाहिए? आज भी 4.5% के मैं ऊपर है। तो निकल जाओ निकल जाओ, मेरे को तो नहीं लग रहा है इतना कुछ खास होगा। देखिए आप जब फंडा में लॉन्ग टर्म देखते हो तो आप सोचो ये स्टॉक डबल ट्रिपल होगा कि नहीं। अगर वहां अगर लग रहा है 10-15% के, तो आप ट्रेडर हो तो उसके लिए ठीक है। आप यहाँ पे या तो 5-10% ऊपर निकल जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए आई एम नॉट एट ऑल पॉजिटिव इन दिस स्टॉक। काफी अच्छे एनबीएफसी है, अगर ऐसा ही जाना है तो आप एलआईसी ले लीजिए या एलएनटी फाइनेंस ले लीजिए, वो भी अच्छे है। तो वहां आप चले जाए, वहां बेटर रिटर्न होगा कंपेयर टू सम्मान कैपिटल, तो स्विच कर सकते हो। एलआईसी हाउसिंग, एलएनटी फाइनेंस। तीसरा नाम सर जो आप पूछ रहे थे वो है डायमंड केबल्स का। हाँ, डायमंड केबल्स भी अगर आप देखें तो इसका भी अगर मैं परफॉर्मेंस लास्ट टाइम मैंने देखा था तो इतना मुझे खास दिखा नहीं। आई थिंक यहाँ अगर आपको अगर हो सके तो मुझे पॉलीकैब और जो आरआर केबल्स, ये दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, इनके स्कोप अच्छे हैं। एंड ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं इनका जो कौन से प्राइस में लिया है, लेकिन अगर डायमंड केबल्स की बात करो, डायमंड पावर की बात कर रहे हो सर? हाँ वही डायमंड पावर बता रहे हैं सर, ये डाई कैप्स बाइंग प्राइस है 160 का। यही डायमंड पावर सर का एक ऊपर की मिनट, बात। डायमंड पावर की बात करते हैं ना? ओके डायमंड सर, वेट वेट फॉर अ सेकंड। ओके, सो डायमंड पावर के ऑफ कोर्स ये रिजल्ट कंपैरेटिवली ठीक था इस बार लास्ट क्वार्टर, लेकिन कुछ बीच में प्रॉफिट बीच में लॉस तो वो सब है इसमें। आई थिंक काफ़ी वॉलेटिलिटी है इस स्टॉक्स में। और मुझे अभी भी ये काफ़ी महंगा स्टॉक है, और कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो फ्लक्चुएशन भी बहुत है स्टॉक में पीएनएल साइड। तो आई थिंक ये आई एम नॉट पॉजिटिव। तो ये क्योंकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ट्रांसमिशन एंड ऑल दैट वो प्रोवाइड करता है एंड एक्चुअली। तो आई थिंक यहाँ दो स्टॉक में रेकमेंड करूंगा, अगर चाहो तो आप पावर ग्रिड भी एक है सेफ है, और नहीं जाने तो आई थिंक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन वो भी एक अच्छा है इसका रिप्लेसमेंट इफ यू वांट टू गो। ठीक है, ओके परफेक्ट है। चलिए आप ज़रा ना एक बार जो लिस्टिंग होने वाली है आज प्राइमरी मार्केट में, ज़रा उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। मिड वेस्ट लिमिटेड आज इसकी लिस्टिंग होनी है। इशू प्राइस है 1065 रुपये पर शेयर का, और 451 करोड़ रुपए का ये इशू था, जिसके ज़रिए इस कंपनी ने 250 करोड़ रुपए जुटाए, और ओएफएस का पार्ट था 201 करोड़ रुपए का। ये इस इशू को रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला था, और आज जहां पर सेटल हुआ है प्राइस जाकर, वो प्राइस अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये 92-93 गुना के आसपास भरा था। स्पेशली क्यूआईबी और एनआईए की जो बुक है वो बहुत ही शानदार भरी थी। एनआईए का पोर्शन 176 गुना और क्यूआईबी का पोर्शन 147 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन उत्साह उतना नहीं दिख रहा है सर। ये 9.5% के आसपास की प्रीमियम पर 1165 रुपये पर लिस्ट हो रहा है। 100 रुपये का प्रीमियम है सर, 1065 वाला। आपकी क्या राय होगी सर? जिस तरह की बुक बनी है, वैसे लिस्टिंग धमाकेदार होने की उम्मीद थी, उतना उत्साह दिख नहीं रहा है। तो अगर इतना पैसा बनता है, 100 रुपये लेके निकल जाना चाहिए या अभी रुकें? आई थिंक ये स्टॉक, आई थिंक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये एक ही आईपीओ था उसके वजह से ये ज्यादा बढ़ा था, इफ आई डू हाँ। रिमेम्बर दैट। यस हाँ, यस। और तो ये इस वही था, तब कोई था ही नहीं आईपीओ, और ये बढ़ा। और तभी भी हमने डिस्कस किया था, आई थिंक 10-15% के लिए खेलना है तो आप खेल सकते हैं, मुझे याद है वो मैंने बोला था। तो आई थिंक उतना ही आ रहा है, तो मैं तो यहाँ प्रॉफिट बुक करने की ही बात करूंगा। यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है 10-15%, आई थिंक निकल जाइए। फिर अगर क्वार्टर रिजल्ट देख के अगर एंट्री लगे फिर एंटर करना, आई थिंक यहाँ बुक कर देना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर इतना पैसा बने जैसा उम्मीद थी 10% के आसपास, तो आपको इतना पैसा लेकर इसमें से निकल जाना चाहिए। ये राय फिलहाल आपके लिए आ रही है सर। ओवरऑल कोई और स्टॉक्स जो आपके रडार पर है, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? नहीं, मिड टर्म शॉर्ट टर्म में आई थिंक जो डिफेंस जो स्टॉक्स है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वो हम लोग क्लाइंट्स को भी रेकमेंड कर रहे हैं। आई थिंक वहाँ एक फोकस होना चाहिए। प्लस अभी थोड़ा प्राइवेट बैंक्स में भी अगर आप देखो तो मूवमेंट है। तो डिफेंस में मैंने ऑलरेडी मेजागोन की बात की और बीईएल की बात की। प्राइवेट स्टॉक्स में भी एक थे जो फेडरल बैंक की, जो हमने ऑलरेडी बात की, और आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट मुझे ठीक ठाक लगा, तो वो भी आप फोकस कीजिए। एनबीएफसी आप देखिए कि ये जो फेस्टिवल सीजन है वहाँ एक अच्छी खासी डिमांड आ रही है,
तो वहाँ आप देख सकते हो। बजाज फाइनेंस आई थिंक लास्ट टाइम भी बात की, वो अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ। और पूना वाला फिनकॉप है, तो वो भी आप देख सकते हैं। एल&टी फाइनेंस, तो ये सब स्टॉक्स है जो आप थोड़ा मिड टर्म में नजर रखिए। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके सेफ स्टॉक में जाना बेटर है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, आज आप कार्यक्रम में शामिल हुए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है सर, चर्चा हुई है, उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी, ये सब स्टॉक्स में जो बात हुई इसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है और उन्हें रेकमेंड भी किए हो सकते हैं। सो थैंक यू चलिए, संदीप जी फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच सर, एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू।